एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, वो काफी सालों तक छुपा रहता है। लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट उस केस के लिए ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा में पाल्म बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पाल्म बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था कि बस मसाज देनी है और उसके 200 से $300 मिलेंगे। लेकिन वहाँ पहुंचकर कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन इस लड़की से सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिलता है। वो लड़की को अपने कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। जब पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा क्या कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो जो एप्स्टीन के यहाँ गई हो, तो उसने 2 नाम दिए। इन 2 लड़कियों से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए और फिर उन 2 से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस वाले देखकर हैरान थे, ये चेन रुक ही नहीं रही थी। पुलिस जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करती 2 और सामने आ जाते। कुछ ही महीनों में पाल्म बीच पुलिस चीफ ने 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली थी और दर्जनों विक्टिम्स को अभी ट्रैक किया जा रहा था। उसमें सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि हर लड़की की कहानी एग्जैक्टली सेम थी। सबको मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया था। ज्यादातर विक्टिम्स 13 से 16 साल की लड़कियां थीं और गरीब परिवारों से आती थीं। कईयों के पेरेंट्स भी नहीं थे, वो ऑर्फन्स थीं, तो उनके लिए कोई सुनने वाला भी नहीं था। पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। हर लड़की को नई लड़की लाने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जिसके कारण एक लड़की दूसरी लड़की को लाती और दूसरी तीसरी को लाती। इसी तरीके से एक चेन बनी और उनमें से ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम की थी। जुलाई 2006 तक आते आते पाल्म बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक पूरा केस तैयार कर लिया था। केस इतना स्ट्रांग था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन बी पैर नाम दिया था। 53 पेजेस की रिपोर्ट बन गई। फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको तक विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स लिए गए। एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग पर लगाया गया। 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह, FBI की इन्वेस्टिगेशन और इतने भारी चार्जेस। जेफरी एप्स्टीन जैसे आदमी को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था, लेकिन सच बात ये है दोस्तों की पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। मायामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर रहे थे। ये डील मानो एप्स्टीन को बचाने के लिए की जा रही हो। उसे बस प्रोस्टिट्यूशन के 2 छोटे मोटे चार्जेस में खुद को गिल्टी मानना था और बदले में उसे और उसके सहयोगियों को बाकी सारे क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी गई। यानी उस पर किसी और चार्ज में केस नहीं चल सकता था। सबसे शॉकिंग बात इस डील की ये थी कि इस डील को सील कर दिया गया था, यानी इस डील को कोई देख भी नहीं सकता था। विक्टिम्स तक को, बेचारी लड़कियों तक को इसके बारे में नहीं बताया गया, जबकि अमेरिका में कानून के मुताबिक विक्टिम्स को ऐसी किसी भी डील के बारे में बताना मैंडेटरी होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। 30 जून 2008 एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और डील के मुताबिक 2 चार्जेस में खुद को गिल्टी मान लेता है, जिसके बाद उसे सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ 18 महीने। इस सजा के दौरान एप्स्टीन को पाल्म बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया। उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की परमिशन दी गई। ये इस लेवल की फर्स्ट क्लास जेल थी कि एप्स्टाइन सिर्फ रात में सोने के लिए वहाँ जाता था और इस सब के बाद भी सजा पूरी होने से 5 महीने पहले ही जुलाई 2009 में उसे जेल से रहा कर दिया जाता है। ये सब पॉसिबल हुआ इस सीक्रेट डील की वजह से। अगले कई सालों तक एप्स्टीन अपनी जिंदगी नॉर्मली जीता रहता है। उसे कुछ नहीं होता। वो अपने प्राइवेट जेट में घूमता है, अपने इजलैंड पर लविश पार्टीज करता है और पावरफुल लोगों से मिलता है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती। विलन बच के भाग निकलता, लेकिन दुनिया के एक कोने में एक औरत थी, एक जर्नलिस्ट थी, जिसने ठान रखी थी कि वो इस एप्स्टीन को बचकर जाने नहीं देगी। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो मायामी हेराल्ड अखबार के लिए काम कर रही थी। 2009 में एप्स्टीन के रहा किए जाने के बाद ये उस केस को क्लोजली फॉलो करती रही। सालों तक इस केस को स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक पूरी सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स एप्स्टीन की इबारतों पर और कैसे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। जूली ने उसे परवर्जन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। मीडिया में ये रिपोर्ट्स एक नया धमाका ले आती हैं। पब्लिक का गुस्सा जाग उठता है। एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच करने की मांग उठने लगती है और इसी सब प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू हो जाती है। जोली ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में, अपनी रिपोर्ट्स में उन्होंने 8 का इंटरव्यू लिया और उन्हें डॉक्यूमेंट किया। सबूत बहुत क्लियर था, इसलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे थे, जिनमें 45 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन फिर आता है हमारी कहानी का दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। ऑफिशियली दुनिया को बताया जाता है कि एप्स्टीन ने एक बेडशीट का इस्तेमाल करके खुदकशी कर ली अपने सेल के अंदर। लेकिन यहाँ हालात ऐसे थे जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। असल में बात क्या है कि एप्स्टीन इस रात अपने सेल में अकेला
बंद था, उसके साथ कोई और कैदी नहीं था और इत्तेफाक देखो कि इस रात जेल के कैमरास भी नहीं चल रहे थे, इसलिए उसका कोई वीडियो फुटेज भी मौजूद नहीं है जो दिखाता हो कि एक्चुअली में एप्स्टीन ने ये खुद ही किया। इसी कारण से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगे कि एप्स्टीन ने यहाँ पर कोई खुदकुशी नहीं करी बल्कि उसका मर्डर किया गया है। कमाल की बात ये थी कि उन थ्योरीज को फैलाने वालों में सबसे आगे थे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स। कुछ समय बाद खुद ट्रंप भी एक ट्वीट को रीट्वीट करते हैं जिसमें लिखा था कि एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं करी बल्कि उसके पास बिल क्लिंटन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी थी, इसलिए बिल क्लिंटन ने ही उसकी हत्या करवा दी। ट्रंप के सपोर्टर्स में एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन बन गया। 2024 अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। ये वादा करते हैं कि प्रेसिडेंट बनते ही एप्स्टीन की सारी फाइल्स पब्लिक कर देंगे। बार बार जब भी इंटरव्यूज में उनसे पूछा जाता क्या वो एप्स्टीन फाइल्स को डिक्लासिफाई करेंगे तो ट्रंप जवाब देते बिल्कुल हाँ मैं करूंगा। जनवरी 2025 ट्रंप दोबारा से इलेक्शंस जीत गए। अब सबको इंतजार था कि ये एप्स्टीन फाइल्स कब रिलीज होंगी। ट्रंप के सपोर्टर्स खास तौर पर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जुलाई 2025 में ट्रंप सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स की कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती ही नहीं है और अब कोई फाइल्स रिलीज नहीं होंगी। फिर ट्रंप ने खुद भी यू टर्न ले लिया। एप्स्टीन फाइल्स को अब बोरंग मुद्दा बोलने लगे, कहने लगे कि ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी का होक्स है जो कभी खत्म नहीं होता। ट्रंप ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के बजाय वोटर फ्रॉड जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस करना चाहिए और एप्स्टीन जैसे मुद्दे पर अपनी एनर्जी और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।